Hello students, before we start second part of the story, let's revise the first part. Here, it is a story of a poor rat vendor who also wags and steals to get to time's mail. Once an idea comes to his mind that the entire world is rat trap, he feels happy to think ill of the world because the world has never been kind to him. ये कहानी गरीब चूहादानी बेचने वाले की है जो चूहादानी बेचने के अतिरिक्त भीख भी मांगता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है, परंतु फिर भी इसका गुजारा बहुत मुश्किल है। एक दिन अचानक इसके मन में एक विचार आता है कि पूरी दुनिया ही अपने आप में चूहादानी है और ये दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोचते हुए उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि दुनिया कभी भी इसके प्रति काइंड नहीं रही थी। While walking on the road, he finds a farmer's cottage and farmer allows and serves him forage and tobacco. In addition, he shows him the 30 kroner he had earned by selling milk at creamery. Then the both take sleep. रास्ते में चलते हुए उसको एक किसान की छोटी सी कॉटेज नजर आती है। ये वहां नॉक करता है रात्रि विश्राम के लिए और किसान इसे आने की परमिशन भी देता है, इसे पॉरेज भी खिलाता है, तंबाकू भी देता है और उसके साथ साथ जो पिछले महीने इसने दूध बेच करके 30 क्रोनर कमाए थे उस तीनों नोटों को भी उसे दिखाता है कि किस पाउच में उसने रखे थे और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। आप देखते हैं अगली सुबह क्या होता है। द नेक्स्ट डे both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. अगली सुबह दोनों ही इन गुड सीजन एक एडियम है डियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब होता है टाइमली मैनर, यानी बिल्कुल समय के साथ। अगली सुबह दोनों ही बिल्कुल ठीक समय से उठ जाते हैं। क्रॉफ्टर जो किसान था उसको अपनी गाय धोने की जल्दी थी और दूसरे व्यक्ति ने स्ट्रेंजर ने शायद सोचा संभवतः प्रॉबेबली मीन्स पॉसिबली संभवतः सोचा होगा कि उसे भी घर में नहीं रहना चाहिए अगर उसके घर का मालिक उठ चुका है, इसलिए वो भी जल्दी उठ जाता है। द लेफ्ट the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. दोनों ही एक साथ उस कॉटेज को छोड़ के चले जाते हैं। जो किसान था उसने अपने दरवाजे में ताला लगाया, चाबी को अपनी जेब में रखा और जो रेट ट्रैप बेचने वाला व्यक्ति था उसने उसे क्रॉफ्टर का धन्यवाद किया, उसे अलविदा कहा और उसके बाद अपने रास्ते वो भी चल दिया। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pen, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. पर आधे घंटे बाद क्या हुआ? वो पैडलर फिर वापस आ जाता है, चूहादानी बेचने वाला दरवाजे के सामने खड़ा होता है। अंदर जाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ खिड़की के पास जाता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है, हाथ अंदर डालता है और लेदर का पाउच जिसमें 30 kroner रखे थे उसे वो बाहर निकालता है। He took the money and thrust it into his pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. वो उसमें से 30 रुपये निकालता है पाउच से, अपनी जेब में डाल देता है और उस लेदर के पाउच को उसी जगह वापस रखता है बहुत सावधानी से जहां ये पहले रखा गया था। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. वो पैसे लेकर के जब चल रहा था, अपनी जेब में पैसे लेकर के उसे बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत प्रसन्न हो रहा था अपनी चतुराई के ऊपर, स्मार्टनेस के ऊपर, और उसे तुरंत ही एहसास हो गया कि उसे मुख्य रास्ते के चलते हुए हिम्मत नहीं करनी चाहिए, यानी मुख्य रास्ते से नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो रास्ता हट करके निकल जाता है और वो इसलिए जंगल के रास्ते से होकर के जाने की कोशिश करता है। During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. शुरू के घंटे में इसको, शुरू की जो फर्स्ट आवर था, पहला घंटा था, इसको किसी प्रकार की परेशानी जंगल में नहीं हुई, परंतु बाद में स्थिति इसकी बिगड़ती गई। ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत परेशान करने वाला जंगल था जिसमें ये फंस चुका था। इसने बड़ी कोशिश की कि सही दिशा में चलता रहे, परंतु रास्ता बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आगे और पीछे बहुत बुरी तरह से मुड़ा हुआ था। He walked and walked without coming to an end of the wood and finally realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. वो चलता गया, परंतु जंगल के अंत तक नहीं पहुंच पाया। अंततः उसने एहसास हो गया कि वो तो उसी जगह में चल रहा है जहां से इसने चलना शुरू किया था और तुरंत इसने अपनी उस पुराने जो सोच थी, इसके विचार था इसके मन में कि दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी चूहादानी है, वो इसके मन में विचार फिर से आ जाता है। Now his own turn had come. He had let himself be fooled by the bat and he had been caught. This whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape.
अब इसकी बारी थी जेल में फंसने की। इसे एहसास हो गया कि अब इस चूहादानी में फंसने की मेरी अब बारी आ चुकी है। ये लेट हिमसेल्फ, क्योंकि उसने अपने आप को मूर्ख बना दिया था उस 30 रुपए के लालच में, और वो पकड़ा गया। अब पूरे का पूरा जो जंगल है, जिसमें जंगल के ट्रंक्स में कटे हुए पेड़ के अवशेष या ठूंठ जिसे आप कहते हैं, ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, जंगल की घनी झाड़ियाँ, लॉग्स, गोल गोल लकड़ी के टुकड़े, ये सब के सब इसके ऊपर ऐसे जेल बना करके गिर चुके थे जिसके पास से दूसरी तरफ झांकना भी इनपेनेट्रेबल, जिससे पार झांकना भी मुश्किल था, विच येट कॉड नेवर, जिससे इसका झांकना और वहां से निकल पाना बहुत ही असंभव था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and his fear. अब ये दिसंबर की बात थी, ठंड तो थी, दिन भी छोटे थे और अंधेरा होने वाला था। डिसेंड होता उतरना, इसका ऑपोजिट होता है एसेंड, चढ़ना। जंगल में अंधेरा होने लगा था और अंधेरे होने के साथ इसका खतरा भी बढ़ गया था और साथ ही इसकी निराशा और हताशा भी बढ़ चुकी थी। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. परंतु अब इसे लगा, जैसे अंततः इसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। टूट गया, जमीन पर गिर पड़ा, जब कुछ जैसे मौत की तरह से थका हुआ था। अचानक सोच रहा था अब इसका क्षण आ चुके हैं। परंतु क्या हुआ, जैसे ही सिरहाने के ऊपर जमीन को लेटने लगा, उसी की आवाज सुनाई दी। ये नियमित रूप से किसी की हथौड़ी, किसी थंपिंग की आवाज थी। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. अब कोई शक नहीं था कि आवाज़ किस चीज़ की थी। इसने अपने आप को ऊपर उठने की कोशिश की। ये तो किसी हथौड़े की आवाज़ थी। इसका मतलब है कि नज़दीकी कोई लोहे की फैक्ट्री थी और इसने सोचा कि अवश्य वहाँ पे कोई लोग भी जरूर होंगे जिनके पास ये मिल सकता था। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. The Ramshaw ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. इसने सारी शक्ति इकट्ठी की और उस दिशा की ओर लड़खड़ाता हुआ, स्टैगरिंग होता है, लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश की जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी। रामसो आयरन वर्क्स जो बंद हो चुका था, लोहे की फैक्ट्री, वो उस जमाने में बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जिसके अंदर स्मेल्टर भी थे, यानी लोहे पिघलाने के यंत्र भी थे, और उसकी चादर शीट बनाने का और एक लोहा पिघलाने के लिए बहुत बड़ी फोर्स थी। फोर्स डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का वर्ड होता है टू मेल्ट, पिघलाने वाला भट्टी भी, और फोर्स का मतलब होता है टू मेक फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड कर देना, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना देना, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना देना, फॉर्जरी जिससे वर्ड बना है, तो फोर्स का मतलब ये भी रहता है। साथ ही इसने कोशिश करा। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and schooners slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब ये जो आयरन वर्क जहाँ पे ये फैक्ट्री थी जंगल में, गर्मियों के दिनों में यहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें लगती थी बार्जिस की। बार्जिस होती है फ्लैट बोट जिसके ऊपर सामान ढोया जाता है, सीधी सी नाव। तो वहाँ स्कूल्स को भी एक नाव ही होती है जो फिसल करके आती है, स्लिट डाउन द कैन, जो नहर में फिसल करके आती थी, वहाँ पे इनकी कतारें लगी होती थी। और ये नाव जो कैनाल थी, जो नहर थी, ये सीधी एक अंदर झील की ओर जाती थी। और सर्दियों के समय में यहाँ लोहे की पिघलाने के लिए ट्रक में बहुत सारा कोयला आता था और कोयले से जो राख थी, काली राख, वो शिफ्ट होकर के छन करके नीचे ज़मीन पे गिर जाती थी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे गर्मियों में जहाँ नाव होती थी, सर्दियों में यहाँ कोयले की राख होती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark force near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. ऐसी ही एक लंबी रात के शाम के समय में, क्रिसमस से पहले की बात है, दिसंबर की बात है, जो मुख्य लोहार था और उसका सहायक जो प्रशिक्षु था, दोनों ही अंधेरी भट्टी में, बिल्कुल अंधेरी फोर्स में, पिघलाने वाले फैक्ट्री में, भट्टी के बिल्कुल सामने इंतजार कर रहे थे पिग आयरन की। पिग आयरन होता है लोहा, कच्चा लोहा, जिससे हम अलग अलग औजार बनाने के लिए, इसे गर्म करने के लिए भट्टी में डाल दिया जाता है। उसे भट्टी में रखा गया था पिग आयरन को, ताकि उसे एनबिल के ऊपर, एनबिल होता है डियर स्टूडेंट्स लोहे का ही एक बेस होता है। अगर आपने कभी लोहार को काम करते हुए देखा हो तो लोहे का एक आधार होता है जिसके ऊपर उस गर्म लोहे की
जो शरिया या लोहे का जो पीस होता है उस मेटल को बाहर लाया जाता है और हथौड़ी की चोटें मारी जाती है। तो नीचे वाले आधार को जिसके ऊपर रखा जाता है उसे एनवल कहता है। तो उस एनवल के ऊपर ताकि से रखा जाए, इसलिए लोहे को गर्म करते हुए देख रहे थे। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. कभी कभार उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति ऊपर उठता था और वहाँ पे जो बिल्कुल ग्लो होता है, चमकना, जो लोहा अंदर गर्म होकर के चमलता जा रहा था, लोहे की छड़ी से उसे हिलाते रहते थे। और कुछ ही क्षणों बाद जब वो वापस आते थे तो उनके बाजू से पूरा पसीने की बूंदें टपक जाती थी, जबकि रिवाज के अनुसार वो वहाँ पे सिवाय कमीज के और जूते, वो भी लकड़ी के, इनके सिवाय कुछ नहीं पहनते थे। उसके बावजूद भी सर्दियों के दिन थे पर वो पसीने पसीने होकर के बाजू निकलते थे, क्योंकि गर्मी वहाँ पे उस भट्टी में इतनी ज़्यादा थी। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. The fireboy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. हर समय वहाँ कोई ना कोई आवाज़ आती थी उस फोर्ज के अंदर। वहाँ पे भी बड़ी धोकनी थी, हवा देने वाली, उसकी आवाज़ आती थी। कोयले के गर्म होकर के टूटने की आवाज़ आती थी। और जो फायर बॉय ज्वेलर का बेलचे से कोयला डालता था उस भट्टी के मुंह में, उसके जालने की, उस कोयले का खड़खड़ाने की या उसकी क्लैटरिंग की साउंड वहाँ पे आती थी। Outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. बाहर वहाँ पे झरना बहता था, उसकी आवाज़ें थी, और छत के ऊपर विंड हवा के साथ वेप होता वैसे चाबुक मारना, पर हमें लगना, दीवार के साथ टकराना। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक, तो ब्रिक की यानी ईंटों की टाइल की जो छत थी उसके साथ बारिश की बौछारों की आवाज़ें, झरने की आवाज़ें बाहर थी। और शायद इन सारी आवाज़ के कारण ही ब्लैक स्मिथ लोहार ध्यान नहीं दे पाया कि कब उसकी फोर्ज का दरवाज़ा खुला और कब वहाँ पे उस फोर्ज के अंदर वो व्यक्ति आकर के उसके सामने खड़ा हो गया। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टुमारो वी विल हैव नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 of the story.